देखिए, एक इंटरनेशनल इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। पहले हम उसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आने वाले दिनों में इसे जब जब न्यू डेवलपमेंट होती रहेंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी ये इशू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया अभी 20 आवर्स पहले ही हमारे विदेश मंत्रालय ने कुछ बयान जारी किया और उस बयान में उसने ये कहा कि पाकिस्तान पे टर्की कैपिटल अंकारा और मलेशिया के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की जो मीटिंग होल्ड हुई उसमें कश्मीर के मुद्दे उठाए जाने और उसके बाद लगातार उनके दिए जाने वाले बयान, कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा कहा कि भारत ने लोगों को 80 लाख लोगों को जो कि कश्मीर के लोग हैं उन्हें एक तरह की कैद में रखा है। अगर यूरोप में इतने जानवर भी कैद में रख लिए जाते इंग्लैंड में तो ये एक वर्ल्ड लेवल पे खबर बनती, लेकिन आज इस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा। उन्होंने ये कहा कि क्या अगर यहूदी, क्या यूरोपियंस या क्या अगर ईसाई इस तरह से बंधक बनाए जाते तो ऐसा होता। 13,000 युवक कहाँ उठा करके डाल दिए गए हैं किसी को पता नहीं। किसी तरह के कोई राइट्स वहाँ पर दिए नहीं जा रहे लोगों को, सब डिनाई किया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने कहीं जो उनके तरफ से उनका पक्ष बनता था। अब मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया कि अगर मैं ऐसे हालातों में वहाँ पर बंद होता तो मैं क्या करता, मैं हथियार उठाता। उन्होंने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि एक तरह का रेडिकलाइजेशन इंडिया क्रिएट कर रहा है। इस तरह से कश्मीर के हालात बना करके लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और मार्जिनलाइजेशन ऑलवेज़ रेडिकलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका आउटबस्ट ये आएगा कि जैसे ही कर्फ्यू ख़त्म होगा एक ब्लड बाथ की कंडीशन क्रिएट होगी, लहू बहाएगा और 9 लाख सेना वहाँ पर खड़ी की गई है 80 लाख लोगों को कंट्रोल करने में। तो अल्टीमेटली ये एक तरह का रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। अगर कल को लोग हथियार उठाते हैं, आतंकवाद जैसा कुछ होता है, भारत उसके लिए ज़िम्मेदार है। ये तो उनका स्टैंड है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 परमाणु संपन्न देश जब युद्ध लड़ेंगे एंड तक, अंत होने तक, तो फिर ऐसे में उनका नुकसान नहीं होगा, पूरे विश्व भर पर इसका असर पड़ेगा और पूरे विश्व को इसके बारे में सोचना विचार करना चाहिए। उन्होंने और भी कई बातें अपने तर्क के समर्थन में कही। भारत ने आज उनके जवाब में ये कहा है कि भाई इमरान खान को इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कूटनीतिक वार्ता क्या होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, डिप्लोमेटिक बातें क्या होती हैं। उनकी इस तरह की बयानबाजी उनके खिलाफ ही दुनिया को करती है और अल्टीमेटली हम उनकी इन बयानबाजियों को कोई तवज्जो नहीं देते, हम उनका स्वेयरली क्रिटिसिज्म करते हैं और हम उन्हें पुरजोर तरीके से नकारते हैं। लेकिन मुद्दा अब यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया का स्टैंड किसी तरह से भी इंटरनेशनल लेवल पर एक एंटी इस्लामिक स्टैंड रहा, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पावर का शिफ्ट कहीं ना कहीं चेंज होने की वजह से एंटी इस्लामिक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है और क्या ये किसी तरह के नए रेडिकलिज्म को जन्म देगा, क्या ये आतंकवाद को एक नया बेसिस प्रोवाइड करेगा, या फिर क्या नए सिरे से आतंकवाद की नई डेफिनेशंस निकल करके आएंगी, क्या नए बेसिस दिए जाने की बात की जाएगी और फिर क्या नए मॉडर्न सोसाइटी, नए डेमोक्रेटिक सिस्टम, नई इक्विटी कंसेप्ट को वापस से मिडिवल एजेस की मुस्लिम, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस और अदर सोसाइटीज़ में जाकर के देखना ज़रूरी है कि हमें फिर से द ग्रेट इस्लामिक सिविलाइजेशन रिवाइव करने जैसे कंसेप्ट अपनाने हैं, और अगर अपनाने हैं तो किस तरह के। ये सारी बातों को मैं जस्टिफाई करता हूँ और आंसर करता हूँ। आपको इंटरव्यूज़ में और मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हम सीधे उन्हीं टॉपिक्स पे स्ट्राइक करते हैं जो UPSC लेवल की इंटेंसिटी रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ नहीं पढ़ सकते आप। क्लैरिकल से लेकर के UPSC लेवल तक बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और हर चीज़ ही एक तरह की करंट अफेयर है, बट एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए आपका कि UPSC किस तरह की कैटेगरी चीज़ें मांगता है। चलिए, अब यहाँ पर 2 कंट्रियों का जिक्र करूँगा मैं, पहला टर्की और दूसरा मलेशिया। अगर टर्की की बात करूँ तो टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन, क्या नाम है, रेसेप तैयब एर्दोगन। अगर हम बात करते हैं मलेशिया की तो वहाँ के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो टर्की के प्रेसिडेंट हैं और मलेशिया के प्रधानमंत्री। टर्की की कैपिटल अंकारा है, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर हम नक्शे पर बात करें तो नक्शे पर ये कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट में, यानी कि ये साउथ ईस्ट एशिया में, ये आपको
पर्टिकुलर 2 पॉइंट पर मलेशिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ग्रीन कलर में मलेशिया है और यहाँ पर भी मलेशिया है। ये बोर्नियो आइलैंड है, बहुत ही बड़े आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। इसमें इंडोनेशिया का भी कुछ रीजन आता है, मलेशिया का भी और ब्रुनेई का भी आता है, जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगवा है। ये मलेशिया ये एक तरह से कंप्लीट मुस्लिम कंट्री नहीं है। 60 से 63% यहाँ पर मुस्लिम्स हैं और बाकी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर रहती हैं। ये एक सेकुलर कंट्री के तौर पर, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पर ट्रेड एंड कॉमर्स में इनका एक एक्टिव रोल माना जाता है। ये फंडामेंटलिज्म या रेडिकलिज्म के लिए उस लेवल पर नहीं जाने जाते। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महातिर बिन मोहम्मद, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ, और मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ पर टर्की नज़र आ रहा है। टर्की को एशिया माइनर भी कहा जाता था, एशिया माइनर के तौर पर ये जाना जाता है। इसकी कैपिटल अंकारा है। लेकिन टर्की के बिल्कुल ईस्ट की तरफ आप यहाँ पर देखिए आर्मेनिया नज़र आ रहा है। टर्की के बिल्कुल नॉर्थ की तरफ देखिए जॉर्जिया नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान से इस देश को ध्यान से देखिए जो मेडिटेरेनियन सी में है, इसका नाम साइप्रस है। तो देखिए साइप्रस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मैंने क्यों दिखाया वो आपको समझ आ जाएगा। तो ये टर्की है, यहाँ पर ये मलेशिया है, ये टर्की है और ये पाकिस्तान है। आप सभी जानते हैं भारत का पड़ोसी है। देखिए ध्यान से आप कुछ कंसेप्ट समझिए। जब भारत के द्वारा 5 अगस्त के अराउंड धारा 370 ख़त्म कर दी गई थी, उसके बाद सबसे इमीडिएटली बयानबाजियाँ आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने बयान जारी करने का काम किया तो वो टर्की भी था और उसी सुर में आकर के सुर मिलाने का काम कर दिया मलेशिया ने। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि ये हुआ क्या, ये होने की कोशिश क्या है। तो मलेशिया, टर्की एंड पाकिस्तान एक फ्रंट बनाना चाहता है। कैसा फ्रंट है, क्या इसका काम है, उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये तीनों देश मिल करके एक फ्रंट बनाएंगे जिनका काम है ग्रेट इस्लामिक सिविलाइजेशन को रिवाइव करना। और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 2 एजेंडे पर ये काम करना शुरू करेंगे। 2 एजेंडे लिए जाएंगे। पहला एजेंडा क्या लिया जाएगा कि एक डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल शुरू किया जाएगा इनके द्वारा। और वो डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल का काम होगा कि जैसे आज की डेट में CNN की बात करें, BBC की बात करें, अल जज़ीरा की बात करें या भारतीय न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो इनका मानना है कि ये इनके द्वारा जो न्यूज़ चैनल बनाया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इनका व्यू पॉइंट दिखाया नहीं जाता सो कॉल्ड इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स के थ्रू और भारतीय न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। तो इनकी वॉइस भी सुननी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। इनकी बात, इनका व्यू पॉइंट भी निकल करके आना चाहिए। इसके लिए एक डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल होना बहुत ज़रूरी है जो इस्लामिक इश्यूज़ को फोकस करेगा सिर्फ। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी दिशा में ये एक खास काम करेंगे, टेलीविज़न सीरीज़ और मूवीज़ बनाने की शुरुआत करेंगे। और उन टेलीविज़न सीरीज़ और मूवीज़ में एक खास काम किया जाएगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको उनका पास्ट में वो 700 ईयर्स का इतिहास जिस दौरान उन्होंने एशिया माइनर, सेंट्रल एशिया, यूरोप, हिंदुस्तान हर जगह पर राज किया है, वो इतिहास बताया जाएगा। अपने हीरोज़ के बारे में बताया जाएगा, उनकी स्टोरीज़ बताई जाएंगी। और ऑलरेडी टर्की ये कर चुका है। टर्की ने एक सीरीज़ बनाई है टेलीविज़न की जिसमें उन्होंने कई हीरोज़ और कैसे शुरुआत में टर्की की नींव हुई, टर्की के शुरुआती नेता, शुरुआती लीडर्स किस तरह के थे, कौन कौन से हीरोज़ हुए हैं टर्की की हिस्ट्री में, ये बताना शुरू किया। इनका मानना यह है कि जो आवाम है उसे इतिहास नहीं पता। अगर आवाम को इतिहास पता होगा तो वो खुद पर गर्व महसूस करेंगे और वो अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और ये पहचानेंगे कि कैसे मात्र 30-40 ईयर्स में ही उन समयों में पूरे विश्व भर पे कब्जा करने वाला एक मुस्लिम समाज बड़े लेवल पर एक ईमान से, एक एनर्जी से चल रहा था जो एनर्जी आज लूज़ कर गई। तो इनका मानना है ऐसा। सेकंड एजेंडे पे ये क्या करेंगे, ये टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान एक फ्रंट पे आगे आएंगे और ये अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये करिकुलम और सिलेबस को चेंज करेंगे। जिसमें इनका एजेंडा ये रहेगा कि उस सिलेबस में ये इन तरह की हिस्टोरिकल स्टडीज़, उनकी केस स्टडीज़ और इन कंसेप्ट को बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें ये पता लगे कि वो किस कम्युनिटी, किस क्लैन से, किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में ये एक देश एक सिलेबस रखना चाहते हैं जिसमें इनका मानना यह है, इमरान खान का कहना यह है कि एक देश एक सिलेबस का उद्देश्य ये होगा कि एक ही लेवल पर सब लोग नॉलेज लेकर के आएंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन में आने के बाद उनके जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है उस तरफ वो चले जाएं, वो कोई इशू का बात नहीं। लेकिन उनका कहना यह है डुअल पर्पज़ ये सर्व होगा कि एक तो लोगों को अपने कल्चर की, अपनी हिस्ट्री की, अपने पास्ट, अपनी ग्लोरी का एहसास होगा, तो उनके अंदर डिग्निटी, उनके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी। और सेकंड चीज़ वो ये मानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हासिल करके सो कॉल्ड रिच और मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ ही आगे आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रही हैं पाकिस्तान में।
मतलब जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस उर्दू या फिर अपने कल्चर या फिर अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन या वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू इकोनॉमी, न्यू मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उन्हें ग्रोथ का मौका नहीं मिल रहा, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़, नए पोजीशंस नहीं मिल रहे। इस वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्हें आगे बढ़ाना है, ऐसा इनका एक लॉजिकल तर्क है। एक्चुअल आस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं ये अगर ध्यान से देखें तो रेडिकलाइजेशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं कि आप उस इतिहास को समझें। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुद्दा ये है कि इनका कहना ये है कि ये सारी चीज़ों का उद्देश्य ये है कि एक बहुत बड़े वर्ल्ड को आज की डेट में कुछ सो कॉल्ड कंट्रीज़ डरा रही हैं इस्लामोफोबिया के नाम से, तो वो इस्लामोफोबिया से लोगों का डर हटाना है, बताना है कि इस्लामोफोबिया जैसा कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए हमें ये सारे काम करने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तुर्की और मलेशिया का साथ क्यों मिल रहा है, और अचानक से इतने अच्छे टाइज़ इंडिया से होने के बावजूद भी, क्योंकि मलेशिया और तुर्की का एक अच्छा टाई है इंडिया से, फिर भी वो इस तरह का फ्रंट बना रहे हैं और ऐसा समर्थन दे रहे हैं। इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें समझाते हैं। ये मलेशिया को ऑब्जर्व करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर हम इस एशिया रीजन की बात करें तो दैट इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, तो ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है पर्टिकुलरली, इस रीजन में टू पावर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वन इज़ इंडिया एंड अनदर वन इज़ अ चाइना। तो चाइना एंड इंडिया, टू पावर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बोथ पावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी आपने बहुत बड़े लेवल पर चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर देखा। उस ट्रेड वॉर में एक खास चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व नहीं की। उस ट्रेड वॉर में प्रूव हो गया है कि चाइना अगर स्ट्रेंथ में अमेरिका से ऊपर नहीं है तो नीचे भी नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन अमेरिका लेता था विद इन वेरी नेक्स्ट आवर सेम डिसीजन चाइना लेता था। जितना टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगता था उतना ही टैरिफ चाइना लगाता था। मतलब अब उस पर अमेरिका का कोई डेटरेंस नहीं है, और इस समय बड़ी मार्केट चाइना के पास है। ये बड़ी बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि चाइना कम नहीं है अमेरिका से, अगर ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी स्ट्रॉन्ग कौन है, तो अमेरिका स्टिल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कंसेप्ट समझाना जरूरी है, तभी आगे की थ्योरी समझ आएगी। वाई अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, लुक एट दिस। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ईस्ट में अटलांटिक ओशन, अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन, अमेरिका के ऊपर कनाडा है, नीचे अगर आप देखें मैक्सिको है, बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर कल को किसी तरह की वॉर की कंडीशन अमेरिका और चाइना में होती है, एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल करके आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वो ये होगा कि रशिया विल सपोर्ट अमेरिका, नॉट चाइना। वाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हुआ, दोनों एक फ्रंट पे थे, चाइना, रशिया और अमेरिका, दोनों इक्वली पावरफुल थे, और दोनों में एक बैटल चली कि कौन ज़्यादा पावरफुल रहा। इसकी वजह से हमने कोल्ड वॉर देखा और बायपोलैरिटी सिस्टम निकलता आया, जबकि अमेरिका चाहता था यूनिपोलर वर्ल्ड हो, सिर्फ मेरी पावर हो। और हमने देखा कि 1991 तक रशिया के डिसइंटीग्रेशन तक, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक ये चलता रहा। ऐसी ही गलती रशिया अगर आप देखें तो अगर कहीं वो चाइना का सपोर्ट करता है अमेरिका के अगेंस्ट, तो दोनों बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, दोनों सेम एशियाटिक रीजन से बिलोंग करते हैं, और चाइना की सपोर्ट में अगर रशिया आएगा और चाइना अगर जीता तो नेचुरली फिर चाइना विल लीड, देन चाइना विल लीड द एशियाटिक रीजन एंड अमेरिका रशिया सबऑर्डिनेट हो जाएगा, और अपने वेरी नियरेस्ट नेबर, अपनी बॉर्डर कंट्री को इस एशियाटिक रीजन में इतना असर्ट होने देने नहीं सकता रशिया। तो वो दूर जा कर के अमेरिका का सपोर्ट करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, पहला केस, और सेकंड केस वो न्यूट्रल रहेगा, बट चाइना का सपोर्ट इन एनी केस नहीं आएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। रीज़न बीइंग कि रशिया अमेरिका का सपोर्ट करता है अगर, तो अमेरिका पहले ही टॉप पे है, जो टॉप पे है वो टॉप पे रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर चाइना एशियाटिक रीजन में असर्ट करा तो एक नया अमेरिका क्रिएट हो जाएगा, वो होगा एशियाटिक अमेरिका, एंड दैट अमेरिका विल बी चाइना। और फिर अगले 100 साल लग जाएंगे, जैसे अमेरिका आज दिन तक नीचे नहीं हुआ, वो चाइना नीचे नहीं आएगा, और रशिया ये कभी भुगत नहीं सकता। चाइना ये जानता है, चाइना जानता है कि बीइंग सोशलिस्ट एंड आई एम बीइंग कम्युनिस्ट, पहले ही बहुत भेद है दोनों में। और चाइना ये जानता है पॉलिटिकल सिस्टम टोटली डिफरेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम टोटली डिफरेंट है, और चाइना जानता है दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क आ जाता है। और चाइना को पता है कि मुझे एक एशियाटिक कंट्री में इतना बड़ा पिलर तो ये बनने कभी नहीं देंगे। इस वजह से चाइना वो कदम नहीं उठाता जो वो उठा सकता है, क्योंकि उसे पता है अमेरिका कैन यूज़ रशिया अगेंस्ट मी, पहली एस्पेक्ट। दूसरी बात, अमेरिका विल डेफिनेटली एम्बार्क अपॉन इंडिया अगर वॉर जैसे हालात बनते हैं, बिकॉज देन इंडिया विल डेफिनेटली सपोर्ट अमेरिका। वाई? बिकॉज अगर हम इसे एशिया रीजन के तौर पर देखें तो देयर आर 2 कंटेंडर्स, वन इज़ इंडिया, सेकंड वन इज़ चाइना। और अगर चाइना अमेरिका की वॉर होती है और चाइना अगर जीतता है तो चाइना विल असर्ट इन द एशियाटिक रीजन।
देन चाइना विल बी द लीडिंग प्लेयर इन द एशियाटिक रीजन, और कभी भी इंडिया इसे अलाउ नहीं करेगा। तो इंडिया विल समवेयर सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इफ इंडिया विल सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन अमेरिका कैन वेरी इजली मैनोवर इट्स स्ट्रेंथ एंड इट कैन वेरी इजली कंट्रोल द चाइना। ये भी चाइना जानता है। अमेरिका कैन यूज़ द साउथ कोरिया, अमेरिका कैन यूज़ द फिलीपाइंस, अमेरिका कैन यूज़ द अदर साउथ ईस्टर्न कंट्री, एंड देर आर सो मैनी पोर्ट, स्ट्रेटेजिकल पोर्ट एरियाज और द आइलैंड एरियाज ऑफ द अमेरिका जो वो यूज़ कर सकता है। इस ग्राउंड पर अगर दोनों को ये कह दिया जाए कि आप अलायंस यूज़ ना करें, अगर दोनों को ये कह दिया जाए कि आप आइलैंड्स का यूज़ ना करें, और ऐसे में आप सिर्फ लैंड टू लैंड वॉर करें, तो देयर इज़ अ ह्यूज आर्मी विद द चाइना। चाइना ने अभी 4-5 दिन पहले अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई। इट वॉज अल्टीमेट आस्पेक्ट, उसको समझिए ज़रा ध्यान से। 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं उसके पास। 15,000 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? हमें अभी 5,000 किलोमीटर मार करने वाली हमारी पृथ्वी 5 चल रही है, अभी बननी, लॉन्च होनी, सारा काम होना। 15,000 किलोमीटर मतलब जीप से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स अगर यहाँ से वेस्ट लॉन्च करता है तो इतना हिस्सा अमेरिका का गया, और अगर यहाँ से ईस्ट लॉन्च करता है तो ये हिस्सा गया। किसी भी तरह से अमेरिका को तबाह करने के लिए उसके पास फुल फ्लेजेड मिसाइल सिस्टम है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारी स्ट्रेंथ उसने दिखाई है। नंबर में वो ऑलवेज, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन कंट्री, मिलिट्री नंबर में वो ऑलवेज बहुत आगे रहेगा अगर उसकी सारी आर्मी स्ट्रेंथ को हम काउंट कर ले तो। लेकिन सिर्फ उसे मार जाती एक चीज़, अगर कल को वॉर होती है, चाइना इस रीजन में अमेरिका को दबाने के लिए किसे यूज़ करेगा एज अलाय? इधर अटलांटिक है, उधर पैसिफिक है, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, किसको यूज़ करेगा? नोबडी इज़ देयर। लेकिन अमेरिका कैन यूज़ इंडिया, अमेरिका कैन यूज़ साउथ कोरिया, अमेरिका कैन यूज़ ताइवान, अमेरिका कैन यूज़ रशिया, अमेरिका कैन यूज़ सो मैनी कंट्रीज एंड द अदर आइलैंड नेशंस और देयर स्ट्रेटेजिकल बेस एरियाज। सो देर आर सो मैनी डिफरेंट आस्पेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ को वो यूज़ करके ख़त्म कर सकता है चाइना को। ये एक आस्पेक्ट अभी रोकता है चाइना को सीधे अमेरिका के साथ किसी भी तरह की टसल क्रिएट करने में। और सेकंड आस्पेक्ट, चाइनाज इकोनॉमी इज़ वेरी फ्रेजाइल, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लोन दे करके, पब्लिक डेट दे करके इंडस्ट्रीज़ को इतने बड़े पैमाने पर भर दिया गया है पैसों के साथ कि वो इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया एंटर होता है, अगर किसी तरह से भी अटैक्स होते हैं और अगर फॉरेन पावर्स का एक्सेस मिलता है इंटरनली, सारे सच बाहर आएंगे। वो जो एक बलून इफेक्ट क्रिएट हो रखा है वो फ्यूज़ हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इस पे मेरे पहले लेक्चर हो चुके हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समय में। तो ये चीज़ कभी चाइना हो नहीं सकता, इसलिए चाइना इस समय में कोई ऐसा इशू नहीं करना चाहता जिसमें सीधे किसी को इंटरवेंशन का मौका मिले। तो यहाँ पर अगर हमने ये केस स्टडी अब समझ ली है तो यहाँ पर एक चीज़ अब समझनी बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना ऑलवेज असर्टिव रहता है, और उस असर्टिव टेंडेंसी में सबसे स्ट्रॉन्ग आस्पेक्ट है दैट ये साउथ चाइना सी एरिया। ये साउथ चाइना सी एरिया में चाइना के द्वारा की जा रही दबिश आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने को लेकर के उसकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, फिलीपींस के साथ, सबके साथ प्रॉब्लम है। और मलेशिया इज़ द लीडिंग कंट्री। तो मलेशिया इस समय चाइना के अगेंस्ट है, और उसका रीज़न है द साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी, पहला एस्पेक्ट। और दूसरी बात आज मैं आपको क्लियर कर दूँ, मलेशिया अगर आप पूछें कि उसको 2 राइवल से डील करना है, अभी राइवल नहीं है इंडिया, बट अगर आपसे मैं पूछूं कि मलेशिया को 2 राइवल से डील करना है, 1 इज़ चाइना और 1 इज़ इंडिया, तो ज़्यादा स्टॉन्च राइवल क्या होगा? ऑलवेज चाइना। रीज़न, जब भी मलेशिया के बिगिनिंग ईयर्स थे, जब उसकी शुरुआत हो रही थी, तो वहाँ पर भी रेडिकलिज्म था, टेररिज्म था, एंड दैट टेररिज्म वाज कम्युनिज्म टेररिज्म। कम्युनिस्ट वर देयर, और वो कंट्रोल करना चाहते थे मलेशिया को, और मलेशियन रिजीम ने उन कम्युनिस्टों से खुद को बचा करके उभारा और आगे बढ़ाया। आई बात समझ में? तो वो ऑलवेज ज़्यादा स्टॉन्च एनिमी चाइना का रहेगा, नॉट इंडिया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब ऐसे में ये जो साउथ चाइना सी इशू है, इस वजह से मलेशिया की चाइना के साथ नहीं बनती, पहली बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये चाइना, और ये चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और यहाँ पर रहती है द मुस्लिम कम्युनिटी उइगुर, दैट इज़ उइगुर पीपल। उइगुर पीपल, चाइना ऑलवेज उन पर तिब्बतियंस की तरह एट्रोसिटीज़ बरपाता है, उतनी उनकी एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ पर ईस्ट से ले जा कर के हान चाइनीज़ बसाए जा रहे हैं। उनके टाइम जोन भी अलग हैं, लेकिन उस टाइम जोन को ख़त्म करके चाइना के मेन टाइम जोन के साथ ही जोड़ा जा रहा है कि उसकी और बड़ी इंटीग्रिटी इंडिया चाइना के साथ हो जाए। इस तरह से वो जो एट्रोसिटीज़ चाइना उन पर बरपाता है, मलेशिया उसके अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेता है। ये बातें समझ आ गई? अब ऐसे में मलेशिया क्यों स्टैंड ले रहा है पाकिस्तान के फेवर में?
क्यों वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है कश्मीर की धारा 370 को लेकर के। देखिए जब यहाँ पर बात करते हैं तो मलेशिया का ध्यान से एक लाइन सुनिए। मलेशिया कहता है कि मैं एंटी इंडिया नहीं और मैं प्रो पाकिस्तान नहीं हूँ। मलेशिया कहता है कि मैं इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर की बात कर रहा हूँ, जस्टिस की बात कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इसको उसके वे में सोचिए, वो ये कह रहा है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए। इंडिया को बहुत ज़रूरत है इन एशियान कंट्रीज़ की, इन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ की चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को रोकने के लिए। इंडिया को ऑलवेज इन कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडशिप रिलेशन रखने हैं, फ्रेंडली रिलेशन, अगर वो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज़ को यहाँ पर रोकना चाहता है। सेकेंड एस्पेक्ट, इन कंट्रीज़ को भी ऑलवेज इंडिया की ज़रूरत है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज़ को रोकने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से एक नेचुरल टाई के थ्रू जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरे रीजन में अगर चाइना अजर्ट कर गया और इन कंट्रीज़ ने एक प्रोडक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन उसको नहीं दी, तो एक्चुअली में एशियाटिक रीजन में लॉस इंडिया का है और इंडिया ये बात जानता है। इसलिए इन कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करना इंडिया की मजबूरी हो जाती है। उसका कारण क्या है, इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड एंड कमर्शियल टाई इन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है। जापान को यहीं से होकर के लोहा और कोयला जाता है, वहाँ से स्टील और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सब कुछ वहाँ से आता है और अदर कई तरह के इकोनॉमिक टाइज इन कंट्रीज़ के साथ चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर इस रीजन में कंट्रोल हो जाता है चाइना का, तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पूरे के पूरे एशियाटिक रीजन में, क्योंकि पैसिफिक ट्रेड सारा उसके कंट्रोल में आ जाएगा। ये बड़ी बात है। और वो इस ओशियानिक रीजन को कंट्रोल करके ओवर द लैंड टेरिटरीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर जाएगा। ये इंडिया के इंटरेस्ट को अगेन हार्म करेगा। ओके, तो ऐसे में अब यहाँ पर मलेशिया की ज़रूरत इंडिया को है, ये मलेशिया जानता है। ऐसे में मलेशिया इस तरह के स्टेटमेंट, ये डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कई बारी अपनी दबिश दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए ऐसा किया जाता है। मलेशिया ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान और प्रो कश्मीर स्टेटमेंट, जिसमें एकदम से इंडिया का ध्यान डाइवर्ट होगा मलेशिया की तरफ और वो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि मलेशिया को भी खुश रखना है। आई बात समझ में? वो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि मलेशिया को खुश रखना है, क्योंकि मलेशिया उसे अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है। सारा गेम है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, द साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी एंड मलेशिया का एक प्रोडक्टिव स्टैंड और मलेशिया का एक प्रोडक्टिव अथॉरिटी होना, बिकॉज ओनली मलेशिया इन दिस रीजन कैन ऑब्स्ट्रक्ट और कैन रिवोक द एक्सपेंशनिस्ट मूव्स ऑफ द चाइना। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में जब आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, देन इंडिया विल कंसिडर यू वेरी सीरियसली एंड इंडिया विल ट्राई टू प्लीज़ यू। तभी इंडिया का स्टेटमेंट अगर आप मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ वेरी वेरी मॉडरेट, कि मलेशिया के साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं। मलेशिया, हम चाहेंगे कि सभी फैक्ट और कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी करे, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट्स जारी करे। इंडिया ने किसी तरह का कोई एक्सट्रीम या वीक स्टेटमेंट जारी नहीं किया, क्योंकि इंडिया मलेशिया के साथ अपने रिलेशन स्वीयर नहीं कर सकता, ये आपको समझना है और मलेशिया ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। ओके, दूसरा कारण, अगर आप सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो यस, देयर इज़ अ कॉमन पॉइंट, दैट इज़ इस्लाम बिटवीन द मलेशिया एंड द पाकिस्तान, एंड दैट इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी बिटवीन द मलेशिया एंड द पाकिस्तान। यस, देयर इज़ अ कनेक्टिविटी ऑफ द सेम रिलीजन, सेम कम्युनिटी, ये क्या एस्पेक्ट है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान में अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री इज़ द चाइना, second investment and economic interest country is the UK, United Kingdom, and the third investment and economic interest country is the Malaysia. So Malaysia इंडस्ट्रियलिस्ट के, मलेशियन इन्वेस्टर्स का थर्ड रैंक पर इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन फॉर्म होता है पाकिस्तान के साथ। इस वजह से भी अगर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटमेंट देना लाजमी हो जाता है मलेशिया के लिए, क्योंकि उससे वो अगर इस तरह का स्टांस नहीं लेता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का स्ट्रेचर अगर डाउन जाता है तो ऐसे में उनके ट्रेड, उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी हार्म होता है। आई बात ये समझ में? अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मलेशिया के प्रधानमंत्री की बात अगर हम करें, महातिर बिन मोहम्मद, देखिए इनका कंसेप्ट जब से ये सत्ता में आए हैं इन्होंने एक डिफरेंट स्टैंस लिया ऑलवेज। देखो एक बहुत ही सेकुलर कैरेक्टर मलेशिया अपना करके गया, मैं आपको क्लियर कर दूँ। मलेशिया में रूल्स रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। मलेशिया इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री, इट्स अ डेवलपिंग से भी आगे बढ़ चुकी है अब। कोलालमपुर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, द बिगेस्ट एयरपोर्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल।